नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे संविधान सभा को लेकर, भारत के संविधान निर्माण को लेकर हम बात कर रहे थे और हमने लास्ट में पढ़ा था कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से होता है और उसके अंदर हमने महिला सदस्यों की संख्या की बात की थी। तो आज हम शुरू करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। ठीक है, तो हेडिंग इस प्रकार से डाल दें, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में मैंने कहा हम बात करेंगे किसके बारे में कि विभिन्न जो अधिवेशन हुए उन अधिवेशनों की, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। अब संविधान सभा की कार्य प्रणाली में हम बात करेंगे कि पहला अधिवेशन कब आरंभ होता है और पहले अधिवेशन में क्या क्या चीज होती है। तो जैसा कि संविधान सभा के गठन के बाद में HBR अयंगर जो संविधान सभा के सचिव थे, उन्होंने वायसराय के निर्देशानुसार, अभी तक एक बात ऐसे समझे कि जब संविधान सभा की कार्य प्रणाली प्रारंभ होती है, अब तक संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 की, और आप सभी को पता है कि भारत तब तक आज़ाद भी नहीं हुआ था, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मना रहे हम, 15 अगस्त 1947 से। तो इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है और हम बात कर रहे हैं उससे 7-8 महीने पहले की 9 दिसंबर 1946 को, जब पहला अधिवेशन प्रारंभ होता है। तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरंभ में संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। तो वास्तव में संविधान सभा एक संप्रभु निकाय उस समय तक नहीं थी। तो वायसराय के निर्देश अनुसार संविधान सभा के सचिव जो HBR अयंगर थे, उन्होंने सभी सदस्यों को संविधान सभा हॉल जो नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल था, वहां पर 9 दिसंबर को 1946 को प्रातः 11 बजे आने का कहा था, आमंत्रण पत्र दिया था और उसी के अनुसार ही सदस्य वहां उपस्थित होते हैं। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और पहला अधिवेशन आरंभ होता है। अब बैठक और अधिवेशन में आप लोगों को अंतर अच्छे से पता होगा कि बैठक का मतलब होता है कि एक दिन के अंदर जो बैठक होती है, अधिवेशन का मतलब होता है कि निर्धारित अवधि के बीच में चलता है, जिसके एक अधिवेशन के अंदर बैठकों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो बैठक के सामूहिक बैठकों को जब सामूहिक रूप से हम लेते हैं तो वो अधिवेशन बन जाता है। तो हम बात कर रहे थे पहले अधिवेशन की, जो 9 दिसंबर 1946 से आरंभ होता है। तो इसमें एक बात तो आप ये लिख लें कि वायसराय के निर्देशानुसार वायसराय के निर्देशानुसार संविधान सभा सचिव HBR अयंगर द्वारा सभी सदस्यों को संविधान सभा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहते हैं, संविधान 9 दिसंबर
1946 को प्रातः 11 बजे आमंत्रित किया गया। तो इस प्रकार से ठीक है। तो 9 दिसंबर से इस प्रकार से पहला अधिवेशन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और पहला अधिवेशन जैसे ही आरंभ होता है तो जेबी कृपलानी सबसे पहले खड़े होते हैं संविधान सभा में। और मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं कौन सी डेट की, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि संविधान सभा जैसे आके बैठ जाते हैं और मैंने कहा कि जेबी कृपलानी जो है वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सचिदानंद सिन्हा है और सचिदानंद सिन्हा आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मतलब अध्यक्षता की बात करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से पहले वक्ता कौन हो जाते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है इसमें, देखिए पहली बात इस दिन पहली बात कि आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। अब ये उस दिन नहीं बनाए गए थे, इससे पहले ही डिसाइड हो गया था कि अस्थायी अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया जाएगा, सच्चिदानंद मैंने कहा सिन्हा को बनाने की। और ऐसा मैंने कहा कि किस देश की परंपरा के आधार पर किया गया, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो फ्रांस में इस परंपरा का, फ्रांस की ऐसी परंपरा थी कि सबसे वृद्ध व्यक्ति जो है, वयोवृद्ध व्यक्ति है, उसको इन्होंने फ्रांस में पहली बार इस प्रकार से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया। तो हमने भी ऐसा ही कर दिया। हमने क्या कर दिया कि हमारी संविधान सभा की सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको हमने भी क्या बना दिया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष की सीट ग्रहण किसने कर दी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो सवाल हमेशा पूछा जाता है कि अस्थायी इसलिए थे कि जब तक, जिसको हम वर्तमान में लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, कि जब तक स्पीकर नहीं बनता है तब तक सारा कार्य कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जेबी कृपलानी जो है, दूसरा सवाल अच्छा है कि पहले संविधान सभा के पहले वक्ता कौन थे, जेबी कृपलानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी। तो संविधान सभा के पहले वक्ता जेबी कृपलानी। इस दिन अगर हम बात करें तो कुल इस पहली बैठक में कुल सदस्य जो शामिल हुए उनकी संख्या 207 थी। हाँ, हस्ताक्षर करवाए गए थे, बिल्कुल एक रजिस्टर रखा था जिसके अंदर मैंने कहा कि हस्ताक्षर रखती है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कई जगह 207 होता है तो कई जगह 211 की संख्या भी आती है। तो वास्तविकता देखिए, वास्तविकता ये है कि सदस्य पहली बैठक में जो सदस्य की संख्या थी वो सही में 207 थी। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें
से जिसमें 10 महिलाएं थी। महिलाएं कितनी थी? 10 महिलाएं थी। और कुल सदस्य संख्या कितनी थी? ये भी ध्यान में रखना। पहली बैठक की बात कर रहे हैं। अगर पूछा जाए कि पहले अधिवेशन, तो अधिवेशन मैंने कहा कि बैठक तो एक दिन की बात कर रहे हैं हम, और बैठक का समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? अधिवेशन कहते हैं। तो अधिवेशन और बैठक में क्या है? फर्क होता है। अधिवेशन और बैठक में फर्क हुआ? नहीं हुआ। तो फर्क हुआ इसका मतलब कि प्रथम अधिवेशन का अगर पूछा जाए तो अधिवेशन में कितने हुए? 211। प्रथम अधिवेशन का अगर पूछा जाए तो बिल्कुल सही बात है, 211 सदस्य पहले अधिवेशन में आए थे। ठीक है ना, जो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कंटिन्यू चलता है, इसको पहला अधिवेशन कहते हैं। इस प्रकार संविधान सभा की हम जब पढ़ते हैं कि 267 बैठक होती है टोटल, और जिसकी हम बात करेंगे खंडवार। और मैंने कहा कि कुल अगर पूछा जाए कि अधिवेशन जो है वो 11 अधिवेशन पहले हुए, एक 24 जनवरी 1950 को होता है। कुल अधिवेशन में इस प्रकार के 12 अधिवेशन होते हैं। तो पहले अधिवेशन में 211 सदस्य, पहली बैठक में 207 सदस्य, प्रथम बैठक में महिलाओं की संख्या अगर पूछी जाए तो 10, प्रथम अधिवेशन में महिलाओं की संख्या भी 10। ये आपको सारा अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 9 दिसंबर को क्या होता है संविधान सभा में। देखिए, तो इस प्रकार से पहले बैठक के अंदर 9 दिसंबर 1946 को मैंने कहा क्या होता है कि अस्थायी अध्यक्ष जो है वो विभिन्न देशों के शुभकामनाओं के से संदेश जो आए थे वो पढ़ते हैं। इसके बाद में लगभग इसमें कोई ज़्यादा कार्य नहीं होता है। इस दिन आप ये समझे कि वार जो है वो पूछा जा सकता है। कौन सा वार था? सोमवार। ठीक है ना। और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया? मैंने कहा कि फ्रांस की परंपरा, और सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे सचिदानंद सिन्हा। तो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति कौन थे? संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति सचिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, ये हम बात कर रहे हैं 9 दिसंबर को प्रथम जो अधिवेशन आरंभ होता है, पहली बैठक जो होती है, उसके अंदर कुल सदस्यों की हमने बात की। सबसे ज्यादा सदस्य इसमें कहां से आए थे? मैंने कहा कि सबसे अधिक सदस्य संख्या आवंटित कहां पे थी? सदस्यों की संख्या आवंटित की अगर बात करें तो संयुक्त प्रांत को, संयुक्त प्रांत। और अगर हम बात करें कि शामिल होने वाले सदस्यों की बात करें तो शामिल की प्रथम बैठक में सबसे अधिक सदस्य शामिल हुए कहां से हुए? मद्रास से। मद्रास से आने वाले सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी, इतना याद रख लें। कुल सदस्यों की हमने बात कर ली। इसके बाद में क्या होता है कि एक संविधान सभा के सदस्य थे जो बंगाल से आते थे, प्रसन्नदेव रैंकपुट, उनका निधन हो गया, और इस कारण से मैंने कहा कि संविधान सभा की बैठक को क्या कर दिया गया? स्थगित। हालांकि विभिन्न देशों से जो शुभकामनाओं से संदेश मिले थे, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने भारत को शुभकामनाएं भेजी थी। वो शुभकामना संदेश पढ़े गए थे सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, और कुछ सचिदानंद सिन्हा के द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया था एज ए सभापति उद्घाटन भाषण, जिसमें एक उन्होंने किताब थी विस्काउंट ब्राइस की द अमेरिकन कॉमनवेल्थ पुस्तक का जिक्र किया था। सवाल अच्छा है, पूछा जा सकता है कि सचिदानंद सिन्हा द्वारा, इसमें ऐसे लिख दे, सिन्हा द्वारा शुभकामनाएं संदेश पढ़े गए तथा
विस्काउंट ब्राइस की पुस्तक द अमेरिकन कॉमनवेल्थ का जिक्र किया गया। इसका जिक्र इसलिए किया कि अमेरिका के का उदाहरण दिया गया कि अमेरिका किस प्रकार से एक सदस्य एक संघ बनता है विभिन्न राज्यों का, और किस प्रकार से वहां लोकतंत्र एस्टेब्लिश होता है, किस प्रकार से लिखित संविधान के आधार पर कितने वर्षों तक अमेरिका का संविधान जो है कंटिन्यू शासन व्यवस्था को संचालित करता है। इस बात का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया था। इसके बाद में विभिन्न महात्मा गांधी के विचारों के बारे में भी जिक्र हुआ, सारा कुछ हुआ। इसके बाद में एक मैंने कहा कि बंगाल से आने वाले सदस्य, बंगाल के सदस्य प्रसन्नदेव रैंकुट का निधन हो जाता है, का निधन होने के कारण बंगाल के सदस्य प्रसन्नदेव रैंकुट का निधन होने के कारण संविधान सभा की पहली बैठक स्थगित कर दी जाती है। पहली बैठक स्थगित कर दी जाती है। ठीक है। इसके बाद में दूसरे दिन फिर वापस बैठक होती है 10 दिसंबर 1946 को। अधिवेशन मैंने कहा कि 23 दिसंबर तक एक ही चलता है। अगर प्रथम अधिवेशन की बात करें तो इसी में लिख लें, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो कब से कब तक चलता है, क्योंकि हम इसको अधिवेशन वाइज ही देखेंगे। तो 9 दिसंबर मैंने कहा 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चलता है और 11 बैठक इसमें आयोजित की जाती है। कितनी? 11 बैठक होती है। तो पहली बैठक उसमें से एक थी जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार की क्या बातें हुई प्रथम अधिवेशन में। प्रसन्नदेव रैंकुट का याद रखना, बंगाल से याद रखना, और इस कारण से संविधान सभा की बैठक को स्थगित कर दिया। इसके बाद दूसरी संविधान सभा की बैठक होती है। ये आरंभ की बैठकें जो है उनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है किस बैठक में ये बात हुई। पहली बैठक हो गई, उसके बाद दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को। 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और दूसरी बैठक में क्या होता है, देखिए ज्यादा कोई चर्चा ही नहीं होती है, लेकिन कुछ बातों को लेकर निर्णय लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि देखिए इसमें एक तो चर्चा ये की गई कि संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है उसको लेकर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की बात जो है, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाए गए थे। तो पहली बात कि संविधान सभा के इस बैठक में क्या हुआ, देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तथा सचिदानंद सिन्हा ने जेबी कृपलानी को आमंत्रित करके ये कहा कि आज
शाम 4 बजे तक आप क्या कर लें, जो अस्थायी अध्यक्ष का फॉर्म अगर भरना चाहता है, कोई आवेदन करना चाहता है, तो उसका आज आवेदन लिया जाएगा और कल अगली बैठक जो होगी उसमें उसके चुनाव करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि स्थायी अध्यक्ष हेतु आज आवेदन लिए जाएंगे, आवेदन तथा कल दिनांक 11 दिसंबर 1946 को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव करवाई जाएंगी। चुनाव कैसे होंगे? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुनाव करवाई जाएंगे। और आवेदन में ये रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं आवेदन नहीं करेगा, आवेदन के लिए एक होना चाहिए, उसका प्रस्तावक होना चाहिए। आवेदन स्वयं नहीं करते हैं, राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी चुनाव होते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि एक तो होना चाहिए प्रस्तावक जो प्रस्ताव रखता है, दूसरा उसका अनुमोदक होना चाहिए। एक व्यक्ति एक का ही प्रस्तावक हो सकता है, एक का अनुमोदक हो सकता है। तो एक प्रस्तावक होगा, एक अनुमोदक होगा। जो व्यक्ति जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी सहमति होना आवश्यक है। सहमति क्या कर दी गई? आवश्यक कर दी गई। उसके साथ सहमति संलग्न की जाएगी। आज आवेदन कर दें, कल उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवा देंगे। ये 10 दिसंबर 1946 की बात है। इतनी ही बात होती है। एक इसमें और मुख्य बात की गई थी, वो बात भी ध्यान में रखना कि नियम समिति का निर्माण करने की बात, नियम समिति की चर्चा की इन्होंने, जिसके अंदर 15 सदस्य होने की बात की गई थी। कितने सदस्य? 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक नियम समिति बनेगी 15 सदस्यों की, जिसमें अपने किस प्रकार से संविधान सभा कार्य करेगी इस प्रकार की नियमावली तैयार करने के लिए। तो इसको लेकर भी चर्चा की गई। 10 दिसंबर की बैठक में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है, बस इतना ही। इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक इसलिए हम अभी की लिख रहे हैं कि ये बैठकें पूछी जाती हैं कि तीसरी बैठक में क्या हुआ, या स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कौन सी बैठक में हुआ। तो ये है तीसरी बैठक, देखिए, ठीक है। और तीसरी बैठक की अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। 10 दिसंबर को मैंने कहा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के आवेदन लिए गए थे, और उस 11 दिसंबर को क्या होना था? स्थायी अध्यक्ष को लेकर चुनाव करवाना था, जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से था। ध्यान में रखना, ये ऐसा नहीं था कि निर्विरोध ही उनको बना दिया गया था, ऐसा नहीं है, चुनाव करवाए गए थे। लेकिन अब होता क्या है, वो अपन बात कर रहे हैं कि 11 दिसंबर को वास्तव में चुनाव होते हैं या चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब निर्विरोध थे, निर्वाचित निर्विरोध थे, मनोनीत नहीं थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत थे, ध्यान में रखना। लेकिन स्थायी अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद को जब बनाया गया तो वो एक निर्वाचित निर्विरोध थे, क्योंकि उसमें बिल्कुल इलेक्शन के तरीके से करवाया गया था, आवेदन लिए गए थे। लेकिन बात यह है कि आवेदन एक ही आया तो चुनाव करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, निर्विरोध हो गए, लेकिन उनको कहते हैं निर्वाचित निर्विरोध, ठीक है। मनोनीत कभी भी नहीं समझे, मनोनीत अस्थायी अध्यक्ष थे। अच्छा, इसमें एक और बात है कि यहाँ पे शायद हम जिक्र करना भूल गए थोड़ा। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा को मैंने कहा कि फ्रांस की परंपरा के अनुसार उन्हें क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने एक बात ये कही कि फ्रैंक एंथनी जो है, हम बात कल कर रहे थे, एकमात्र एंग्लो इंडियन संविधान सभा में जो थे, फ्रैंक एंथनी ने कहा कि मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, संविधान सभा अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाए? फ्रैंक एंथनी को बनाए। तो बिल्कुल पहली बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया?
फ्रैंक एंथनी को। और पहले इनके बारे में देखिए, दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एक तो, और दूसरी इनके बारे में ये बात है कि प्रथम व एकमात्र मनोनीत उपाध्यक्ष भी थे। बाकी दो उपाध्यक्ष जो रहे हैं वो निर्वाचित थे, ये दो क्या थे, मनोनीत थे। तो फ्रैंक एंथनी प्रथम संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बने, प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष बने। और इस बात का प्रस्ताव मैंने कहा किसने रखा था, प्रस्ताव किसने रखा, तो प्रस्ताव रखा सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रस्ताव रख दिया, तो किसी ने कहा नहीं कि चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, इनका मान रखते हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा के फ्रेंड थे फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक, इनको क्या बना दिया गया, उपाध्यक्ष। तो याद रखना, फ्रैंक एंथनी को संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया। और हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, तीसरी बैठक जब आरंभ होती है और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को लेकर भी इसमें बात की जानी है। इस प्रकार से संविधान सभा के लिए जो आवेदन किए गए स्थायी अध्यक्ष का, उसमें दो नियमानुकूल पर्चे आए राजेंद्र प्रसाद के बारे में। दो प्रस्ताव मैंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद के लिए किए गए थे। और फिर तीसरा दो और प्रस्ताव आए थे इसमें, वो भी राजेंद्र प्रसाद के लिए थे, लेकिन वो दोनों निरस्त हो गए क्योंकि एक में समर्थक नहीं था, दूसरा जो है वो निर्धारित समय के पश्चात किया गया था, इसलिए दो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। और दो प्रस्ताव किसके द्वारा रखे गए, तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद हेतु निम्न प्रस्ताव पारित हुए। किसी अन्य सदस्य के लिए कोई प्रस्ताव भी नहीं आया, इसलिए इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन की प्रोसेस नहीं थी, प्रक्रिया करवाई गई थी। तो निर्वाचित निर्विरोध अध्यक्ष, तो प्रस्ताव जो पहला प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, राजेंद्र प्रसाद हेतु जो दो प्रस्ताव आए थे उसकी हम बात कर रहे हैं। पहला प्रस्ताव रखा गया जेबी कृपलानी द्वारा। किसके द्वारा, जेबी कृपलानी। और इसका समर्थक कौन था, समर्थक थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और दूसरा प्रस्ताव जो रखा गया वो था, इसमें ध्यान में रखना कि प्रस्ताव अनुमोदन के बाद में सहमति पत्र भी था। ठीक है। दूसरा प्रस्ताव रखा गया हरे कृष्ण मेहताब द्वारा। और इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया, नंद किशोर दास द्वारा। नंद किशोर दास द्वारा। इसमें भी इन्होंने क्या लगा रखी थी, सहमति पत्र इसमें भी था। तो ये दो पर्चे जो है वो नियम के अनुकूल थे। दो और प्रस्ताव आए थे, जिसमें एक राधाकृष्ण द्वारा रखा गया था और दूसरा टी प्रकाशम द्वारा। ये मैंने कहा कि दोनों निरस्त हो गए थे क्योंकि एक में समर्थक नहीं था, दूसरे में समय के बाद रखा गया, तो ये दोनों निरस्त हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद के लिए, हाँ, तो इसमें इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रस्ताव एक ही व्यक्ति के लिए आए। तो इसके बाद में क्या हो जाता है कि यह घोषणा कर दी जाती है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, बिना किसी विरोध के निर्विरोध निर्वाचित
किया जाता है। ठीक है, तो ये बात इतनी हो गई। ये घोषणा किसके द्वारा की गई? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। तो अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। इसके बाद में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा कहा गया कि आप एक काम करें कि आज के बाद में आपके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होंगे और राजेंद्र प्रसाद को ससम्मान मेरे पास वाली सीट के ऊपर बिठा दें। और फिर जेबी कृपलानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राजेंद्र प्रसाद को के पास जाते हैं और उनको ससम्मान लाकर कहाँ बिठा देते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा के पास में। इसके बाद में ये कहा गया कि सदस्य अपना वक्तव्य दें। और मैंने कहा कि हालांकि ये सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है, कंटेंट याद होने का थोड़ा तरीका है। फिर जेबी कृपलानी और 2 व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम, ये दोनों व्यक्ति जाते हैं और दोनों के किसको बिठा देते हैं? राजेंद्र प्रसाद को सीट पर बिठा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन ध्यान में रखें इस दिन तक मतलब बना तो दिए गए थे 11 को, लेकिन 11 तारीख को अध्यक्ष कौन रहते हैं? हाँ, क्योंकि वो स्वयं अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के तौर पे, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे जब तक अंदर थे तब तक सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। अगले दिन से मतलब वो बन गए, लेकिन उनको पास में सीट पे बिठा दिया गया। और वक्तव्य देने में सबसे पहला वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया? एस राधाकृष्णन के द्वारा। तो ये बात लिख लें कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पश्चात प्रथम वक्ता एस राधाकृष्णन। तो पहले हमने बात की थी कि संविधान सभा के पहले वक्ता, और दूसरी हमने बात की कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाने के बाद में पहले वक्ता के तौर पे कौन आते हैं? पहले एस राधाकृष्णन आते हैं। ठीक है, और जब राजेंद्र प्रसाद अपनी सीट ग्रहण कर रहे थे तब एक कुछ नारे लगाए गए थे, इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगाए गए थे। हालांकि ऐसा सवाल पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि संविधान सभा नारों से गूंज उठी, इंकलाब जिंदाबाद जय हिंद, क्योंकि ये वो वक्त था जो हमारा लंबा स्वतंत्रता संग्राम था, इसी बात को लेकर था कि भारत स्वयं अपना संविधान बनाए और भारत का स्वयं का संविधान हो। एक चीज अब और अपन जिक्र करेंगे इसमें। देखिए, यहां पे अगर हम बात कर रहे थे पहली बैठक में सदस्यों की संख्या 207, बहुत कम सदस्य संख्या। आपने भी सोचा होगा कि सर आप बता रहे थे कि कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से कितने सदस्य आए पहली बैठक में? 207। इतने कम सदस्य होने का कारण आपके दिमाग में आया होगा कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, एक तो मैंने ये बात आपको बताई थी कि पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। उससे महत्वपूर्ण एक देशी रियासतें जो थी उनके सदस्यों को लेकर अभी तक चर्चा नहीं हुई थी कि देशी रियासत से आने वाले सदस्यों का चुनाव कैसे हो। तो 93 सीट तो ये खाली रही थी संविधान सभा में, तो इन सदस्यों का अभी तक चुनाव ही नहीं हुआ, तो वो सदस्य आए नहीं। दूसरे, मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर बहिष्कार कर रही थी संविधान सभा का, तो इन्होंने भाग नहीं लिया। क्या नहीं लिया? पहली बैठक में भाग नहीं लिया। तो कम सदस्य संख्या को देखकर चर्चिल ने एक बात कही थी, वो कोटेशन जरूर याद रखें। चर्चिल ने कहा कि यह एक पहली बैठक जो है वो एक इस प्रकार की बैठक है, या इस प्रकार का एक मंडप है, इस प्रकार की एक शादी है जिसकी दुल्हन गायब है। क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया, तो उनके हिसाब से, चर्चिल के हिसाब से इसकी कोई सार्थकता नहीं है। तो इसमें इस प्रकार लिखे कि प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा
भाग नहीं लिया गया। जिस पर चर्चिल ने कहा यह एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन गायब है। जिसकी दुल्हन क्या है? गायब है। एक ऐसी शादी जिसकी दुल्हन गायब है। ये बात किस बात को लेके कही? हाँ, तो ये चर्चिल का कोटेशन बहुत याद रखना। ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन, अब बिना दुल्हन की कोई शादी नहीं हो सकती है, कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और बिना दुल्हन की अगर शादी हो तो कोई कुंवारा भी नहीं रहे। लेकिन इस प्रकार का ये कोटेशन मुस्लिम लीग की प्रासंगिकता को बताता है, मुस्लिम लीग के महत्व को साबित करता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की बात इनके द्वारा इसमें कही गई। हम बात कर रहे थे, कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, यहाँ तक हम आ गए थे 11 दिसंबर को जो अस्थायी अध्यक्ष, और इसके बाद मैंने कहा कि पहले जो है वक्ता कौन रहते हैं? एस राधाकृष्णन पहले वक्ता होते हैं।